बहुत-बहुत स्वागत है सतीश जी आपका नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग आपके ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार, जहाँ चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा हुआ है और पूरी राजनीतिक स्थिति सीटों के बँटवारे के चरण में चली गई है, तो वहाँ की असलियत क्या है? आपकी निगाहें बिहार की राजनीति पर ख़ास तौर से रहती हैं, वैसे तो राष्ट्रीय राजनीति के भी आप बहुत अच्छे व्याख्याता हैं। मुख्य तौर पर मैं पहले एक-एक करके 2 सवाल पूछूँगा। पहला सवाल ये है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ एनडीए है, एनडीए में सीट बँटवारे के नाम पर क्या हो रहा है? क्योंकि पहली नज़र में मुझे लगता है कि सीट बँटवारे के नाम पर एनडीए के भीतर एक तूफ़ान आया हुआ है। जी, देखिए, निश्चित रूप से तूफ़ान के संकेत है, कारण है उसका। जी। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिहार अभियान का जो नींव है, हुँ, वो पिछले साल रखा था हुँ, हुँ, और इस मुराद में रखा था कि भारतीय जनता पार्टी सबके ऊपर काबिज हो जाएगी, सबको ओवर पावर कर लेगी हुँ, और सब उसके छाते के नीचे जो है, आ जाएँगे, जिसमें नीतीश जी भी शामिल हैं। हुँ, लेकिन आज की स्थिति बिहार में ऐसी है कि एनडीए का कुनबा आपस हुँ, में टकरा रहा है इस कारण से कि भारतीय जनता पार्टी जितना सोचती थी कि वो लोकप्रिय हो जाएगी बिहार में, हुँ, वो नहीं हो पाई और एक प्रकार का वोट चोरी आदि-आदि कई तरह के जो मुद्दे हैं और उनके नेतृत्व का बिहार में अभाव होना, इससे क्या हो गया है कि एनडीए के उनके साथियों ने ये सोचा समझा कि भई ये मौका है बार्गेनिंग का। तो बार्गेनिंग में जो नीतीश जी लग रहे थे कि एकदम अलग-थलग हैं, वो एकदम अ, म उस क्या कहते हैं मुख्य धारा से हट गए हैं, वो भी चुपचाप जो है एक अंदर से असर्ट कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं और बाकी भी जैसे कि आपका मांझी हो, चाहे पासवान हो, ये सब भी दबाव डाल रहे हैं। तो ये दबाव के आगे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दबाव है, जो मुद्दों का भी है और बाकी अलग-अलग पार्टियाँ जो एक तरह से एक समझिए पारिवारिक जातीय पार्टियाँ भी कई हैं, ये सब अपना कीमत वसूल करने में लगे हुए। जी। देखिए एक तरफ तो जो छोटे-छोटे सहयोगी दल हैं और नीतीश कुमार की पार्टी तो बड़ा सहयोगी दल है, हर बार उसे बराबर के टिकट मिलते हैं। वो भाजपा पे दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी नीतीश कुमार के ऊपर एक दबाव बना रही है। उसका एक प्रमाण मैं आपको देता हूँ। पहला प्रमाण ये है कि 2020 में एनडीए ने नारा दिया था 2015 में एनडीए ने नारा दिया था अ, बिहार में नहीं 2015 में तो महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तब नारा दिया गया था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 2020 में जब वो दूसरे पाले में चले गए, तब उन्होंने ये नारा दिया, क्यों करें विचार, ठीके तो नहीं ठीके है नीतीश कुमार। लेकिन इस बार जो नारा दिया हुआ है, वो बिल्कुल अलग तरीके का नारा है। उसमें नीतीश कुमार का नाम गायब है। वो है विकास की रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। इस बार नीतीश कुमार का नाम गायब है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हम मानते थे कि नीतीश कुमार के पास एक छठी इंद्री है, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि भाई उनका राजनीतिक नुकसान कौन करने वाला है और वो उसके खिलाफ पलटी मार जाते हैं। भाजपा के खिलाफ उन्होंने जो पलटियां मारी हैं, वो उस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन यहां तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम रह गई है। एक ही तरीके से वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि उनकी पार्टी बहुत ज्यादा जीते और भाजपा उसके मुकाबले काफी कम जीते, वरना तो कोई देखिए मौका बिहार दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी। देखिए बिहार के चुनाव के इस संस्करण को मैं असाधारण चुनाव मानता हूँ। असाधारण चुनाव इस दृष्टि से है कि जो ये वोट चोरी आदि का जो मुद्दा खड़ा हो गया है वहां पर, हम्म, वो एक नया मतलब समझिए कि मुद्दे ने पलटी ले ली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हर व्यक्ति के सर में घर कर गया, ये मैं नहीं कह रहा। हम्म, लेकिन उसने चुनावी परिदृश्य को बदला है। हम्म, इसमें से कहीं कोई मतलब कोई शक नहीं। दरअसल जो मैंने आपसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपने आप को सिरमौर मानते हुए नीतीश जी को अलग-थलग करने की दृष्टि से भाजपा में इस तूफानी अंदाज में प्रविष्ट हुई थी।
इस नए संस्करण में। लेकिन क्या है कि अब जो माहौल बदला है तो नीतीश जी चुप्पी के लिए जाने जाते हैं, नीतीश जी पलटी के लिए जाने जाते हैं। जब उनका बात नहीं किसी साइड में बनता तो पलट जाते हैं दूसरे तरफ। तो अभी अगर एनडीए के की सरकार का नारा दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक जोखिम उठा रही है नीतीश जी का नाम नहीं लेकर। नीतीश जी कौन सी 12 रूप में से कौन सा रूप अपना लेंगे, अगर वो मतलब कहा जाए कि मानसिक रूप से बिल्कुल हर दृष्टि से स्वस्थ है, तो मेरा ये मानना है कि नीतीश जी की जो परीक्षा है वो इसमें होगी कि उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा क्या बराबर का होता है या नहीं होता है। अगर नहीं भी अगर होता है, बराबर का हो गया तो चलिए ठीक है तात्कालिक रूप से। लेकिन अगर वो बराबर का नहीं होता है और नीतीश जी को कम दिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जोखिम ले जाएगी। उसके पास एक बड़ा जोखिम होगा। तो ये कह देना अभी की स्थिति में कि वो नीतीश कुमार को दरकिनार करके अपने पुराने मिजाज से हर चीज़ पे काबिज़ हो जाएँगे, ये मुझे लगता है माहौल बदल गया है। नीतीश जी को 2 मिनट नहीं लगेगा खेल कर देने में और ऐसी मेरी सूचना भी है मैं आपसे शेयर करूँ कि नीतीश कैंप में इस बात को लेकर थोड़ी बेचैनी है कि उनके पार्टी के कई नेता जो हैं, भाजपा के गिरफ्त में हैं और ये बात सॉरी नीतीश हाई कमांड में नीतीश के पास इस बात की जानकारी है। तो नीतीश जी को किसी भी सूरत में हल्के में लेने का और भाजपा अपना पूरा जो है जो चाहेगी वो कर लेगी, वो स्थिति नहीं है। इससे भी पता लगता है अभय जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, शीर्ष नेता लगातार बिहार के चक्कर लगा रहे हैं। बिहार के चक्कर लगाने का ये मतलब है कि उनको पता है कि चुनौतियाँ बड़ी हैं। और वो हर दृष्टि से अपने आप को वो देख रहे हैं। अमित शाह होके शायद आए हैं और उससे पहले मोदी जी भी 2 बार हो आए हैं। तो बात ये है कि वो हल्के में कतई नहीं ले रहे हैं और मुझे लगता है अगर वो नीतीश जी को हल्के में ले रहे हैं, तो भारी गलती कर रहे हैं। आपने एक चीज़ और नोट किया होगा, हमने तो किया है तो मैं आपसे शेयर करूँ कि महागठबंधन के नेता जो हैं, खुद तेजस्वी वगैरह नीतीश जी पर अ, उस तरह से धारदार हमला अब तक नहीं कर रहे हैं, जो कि हमको 2020 में दिखा था तेजस्वी की रैलियों में। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या छुपा हुआ है? क्या रास्ता खोल के रखना चाहते हैं? ये देखिए। दूसरी बात प्रशांत किशोर जो एक फैक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भी बयान 4 बार बदले हैं, 4 बार। पहले उन्होंने कहा कि नीतीश को 30 से भी सीटें ज़्यादा नहीं आएगी। फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर उसके बाद वो कुछ कह रहे हैं। तो वो नीतीश को कोई दरकिनार कर नहीं पा रहा है। ये हम भी समझते हैं कि बिहार की जनता में एज़ ए चीफ मिनिस्टर नीतीश जी की मौजूदगी पर कई सवाल हैं कि क्या वो सबल हैं, सुदृढ़ हैं, सुडौल हैं चीफ मिनिस्टरशिप चलाने के लिए। लेकिन नीतीश जी अपने होशो-हवास में कभी मुख्यमंत्री का पद हमको नहीं लगता है कि वो बीजेपी में जाने देंगे। अगर ऐसी कोई नौबत आई तो निश्चित मान के चल लीजिए कि वो पलट जाएँगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, इसमें एक चीज़ आप जो बात कह रहे हैं उसी की रोशनी में एक थोड़ी-सी बात मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि एनडीए के जो अन्य सहयोगी दल हैं, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन मांझी की पार्टी है, इसमें मैं अपवाद मानता हूँ चिराग पासवान की पार्टी को। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी, चाहे खुले रूप से, चाहे छुपे रूप से, चाहे साजिशी अंदाज में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। भाजपा की जो भी डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को वो अपने हितों का ख्याल रखते हुए वो लागू करने की कोशिश करेंगे और भाजपा की डिज़ाइन हम लोग सब जानते ही हैं, अगर कोई डिज़ाइन होगी, तो नीतीश कुमार के पैर कैसे काट के नीतीश कुमार की छँटाई कैसे की जाए, यही डिज़ाइन हो सकती है, बाकी तो कोई किसी डिज़ाइन की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने
मुखर रूप से ये कहा है कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए अपने बेटे को, और जनता दल यूनाइटेड के हजारों कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं। यानी पार्टी से बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति कह रहा है, जनता दल यूनाइटेड के हजारों कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान को छोड़ के बाकी जो सहयोगी दल हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि इस बार नीतीश कुमार का पत्ता कहीं साफ ना कर दिया जाए। वो नहीं चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, वो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, क्योंकि भाजपा का मुख्यमंत्री एक बार बन गया ना, तो इन सब लोगों का भी धीरे धीरे पत्ता साफ ही हो जाएगा। देखिए, बिहार में बहुत सारे अल्टा-पल्टी जो है अभी बाकी है अभय जी। ये आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषंगिक पार्टियों के ज़रिए दबाव डालकर उनकी सीटें बढ़वाकर वो हो सकता है नीतीश को कम करने का उस लिहाज से प्रयास करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कतई जोखिम मोल ही नहीं ले सकती कि भई नीतीश जी के दिमाग में ये कहीं घुस जाए कि भाई ये तो हमें ठग रहे हैं। तो वो है। और दूसरा, बिहार की पार्टियों के बारे में मेरा ये बहुत सुदृढ़ रूप से मानना है कि वो उसमें से कोई नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। आप इस चीज को समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं चाहते मुख्यमंत्री। तो ये कि नीतीश जी को ही वो चाहते हैं, ये शायद मंशा नहीं रहती है। ये मंशा रहती है कि भाजपा का ना हो और नीतीश जी का नाम उछाल-उछाल कर अपने को वो अपना जो है वज़न दिखाते रहें, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और अगर हम ये मान लें कि प पासवान और नीतीश जी में पूरा एक वो पुरानी जो 2020 वाली याद जो है वो मिट गई है, उसको मैं नहीं मानता। इसलिए अभी तो मैं ये कहूँगा कि अ, मतलब आँख मिचौली का खेल चल रहा है, काउंटर दबाव का खेल चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अश्वमेध यज्ञ का प्रयास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी बिहार में, वो कब का आज से 4-5 महीने पहले असफल हो चुकी है। उसको लखुटियों पर ही रहना है और उस लिहाज से वो जो चाहेगी वो कर पाएगी, इसमें मुझे बहुत शक है। अब हम लोग आते हैं महागठबंधन की राजनीति के ऊपर, क्योंकि टिकट बंटवारे की समस्याएं महागठबंधन में भी हैं, और वो समस्याएं कुछ एनडीए के टिकट बंटवारे की समस्याओं से अलग तरह की हैं। वोट वोट अधिकार यात्रा जो बहुत कामयाब रही, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार साथ साथ रहे। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के खत्म होने के बाद में अब तेजस्वी यादव अपनी अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और उस बिहार अधिकार यात्रा में उनका फोकस महागठबंधन पर ना होकर राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर ज्यादा है। यानी वो महागठबंधन के अन्य दलों का नाम भी नहीं लेते हैं उसमें, जबकि जो वोटर अधिकार यात्रा है वो ऐसा लगता था जैसे गठजोड़ का कार्यक्रम है। लेकिन जी, ये बिल्कुल पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम है, और उसमें वो उनकी तरफ फोकस ले रहे हैं। इसमें जो स्वतंत्र रूप से पत्रकार हैं, जो भाजपा के खुले या छिपे समर्थक नहीं हैं, वे भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम स्पष्ट रूप से न लेने के कारण महागठबंधन के अंदर कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, और उन समस्याओं का वो लोग कैसे निपटारा करेंगे, किस तरफ पूरा मामला जाएगा, ये अभी किसी कोई कह नहीं पा रहा है इसके अंदर। तो आप इसके ऊपर आपकी अंदरूनी जानकारी हो उसके उससे भी हमें वाकिफ कराएं, और अपनी समीक्षा से भी। देखिए मेरी भी जानकारी आपसे कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ वो यही समझ रहा हूँ कि ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कुछ समय पहले से अपनी मौजूदगी मैं आपको अ, याद दिला दूं सतीश जी, आपने पिछले अपने बातचीत में ये कहा था कि तेजस्वी यादव का नाम स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे का नाम कांग्रेस द्वारा स्पष्ट रूप से लिया जाना चाहिए। अगर वो मैं नहीं ले रहे हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। ये आपने पिछली बार चेतावनी दी थी। मैं वही उन्हीं बातों को कह रहा हूँ। हम्म, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। पहले तो मैं ये कर दूँ कि जी हाँ, मैंने कहा था और मैं अभी भी यही मानता हूँ कि ये उनको नुकसान करेगा, करेगा। अब जिस प्रकार से महागठबंधन ने बिहार में हवा बनाई, तो मुझे तो पहले लगता था कि इनका स्वीप हो जाएगा। ये हम्म, भी मैंने आपसे कहा हम्म, था। और लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि जो वोट यात्रा है,
वोट यात्रा से जो अपेक्षित इनको लाभ मिलना चाहिए था, शायद उतना नहीं मिला है। ये भी मैं आपको बताऊं, जो मेरी जानकारी है। मुद्दा ये है कि ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मौजूदगी बिहार के अंदर, अभी से नहीं, करीब-करीब अब तो 7-8 महीने हो गए, तब से बढ़ाने का एक तरफा प्रयास किया। इसमें उनकी कोशिश ये थी कि आरजेडी के ऊपर भी दबाव रहे कि हमारी पार्टी को इग्नोर ना करें, अलग-थलग ना समझें। और इस लिहाज से वो पिछली बार इन्होंने 70 सीटें ले ली थी, जिसमें 30-40 का तो कोई, इस ढंग से देखा जाए उस बार तो कोई मतलब भी नहीं था। ये बात सही है। टिकट बिकने के आरोप भी लगे थे और उस समय लालू जी जेल में थे। तो मतलब कहने का मतलब यह है, और 2020 वाला जो एक गरमा-गरम माहौल तेजस्वी ने पैदा किया था, ऐसा लग रहा था कि सरकार ही बना लेंगे और सरकार लगभग बना भी लिया था। तो वो तेजस्वी सेंट्रिक चुनाव था, बिल्कुल। तो इस बार वो कांग्रेस चूँकि उपस्थिति दर्ज करके अपना भी वजूद दिखाना चाहती थी, उस लिहाज से कई तरह के बयान आए, परिवर्तन किए गए संगठन में, यात्राएँ हुई, वो भी अलग, पहले भी यात्रा उनकी हुई थी, कांग्रेस की यात्रा बिहार में। तो अब इसलिए ये घोषित नहीं कर रहे हैं, उसका कारण आप कांग्रेसियों से पूछिए तो वो बताते हैं कि यादव मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने से क्या होता है कि बाकी जातियाँ थोड़ा विमुख हो जाती हैं। लेकिन 2020 में तो ऐसी बात नहीं थी। ये कारण इसलिए इसको बनाया जा रहा है, ढाल इस बनाया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को सीटें अपेक्षा के अनुसार दिए जाएँ। और ये टकराहट है कि जो आरजेडी के नेता से कल ही बात हो रही थी, बड़े बहुत बड़े नहीं है लेकिन हाँ, ठीक-ठाक हैं। वो कह रहे थे कि हम लोग 55 सीट सोच रहे हैं देने के लिए। अब ये 55 सीट और कहाँ पिछले बार का 70 सीट और कहाँ कांग्रेस की एक्टिविटीज जो हुई है पिछले 6-7-8 महीने में, राहुल गा अभी 3-4 बार हो आए हैं और कास्ट सेंसस का इन्होंने भी मुद्दा जबरदस्त ढंग से उठाया है और वोट यात्रा भी लेके निकल गए हैं। तो इस लिहाज से वो टकराहट है कि भाई सीटें कांग्रेस को कितनी दी जाए। मुझे लगता है वैसे, ये मेरा कयास है कि ये सीटों का मसला सॉल्व होते ही ये लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री का दावेदार प्रत्याशी घोषित कर देंगे और घोषित करना ही पड़ेगा, नहीं तो भले ही आप वोट चोरी का आरोप लगाएँ या जो लगाएँ, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का को घोषित नहीं करना, इसका नुकसान वहाँ पर अघाड़ी को हुआ, ये नुकसान इनको बिहार में भी हो सकता है। देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। कुछ ऐसी सूचना भी वहाँ से आ रही है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को 52 सीटें अ, देने पर सहमत हैं। उनका कहना है कि भाई शायद 19 सीटें जीती थी पिछली बार, कि जो 19 सीटें आपने जीती थी, एक तो 19 का अंक वो हो गया, उसके बाद जितनी सीटों पे आप दूसरे नंबर पे रहे, उनको जोड़ दिया जाए, तो आपकी 52 सीटें बनती हैं, आप 52 सीटें ले लीजिए। कांग्रेस का तर्क ये है कि हम पहले ऐसी स्थिति में अभी नहीं है। हमने लोकसभा में भी कुछ प्रदर्शन किया है और हम अब लगातार, हमारी पार्टी अभी वोटर अधिकार यात्रा निकली है, ये सब कांग्रेस का तर्क है। तो कांग्रेस ये 52 का जो फिगर है, इसको बढ़ा के 60 की तरफ, 62 की तरफ, 65 की तरफ ले जाना चाहती है। कांग्रेस ही इस बात को समझती है कि पिछली बार की तरह 77 सीटें तो इस बार नहीं मिलेंगी। बहरहाल, जी, तो ये जद्दोजहद चल रही है। एक चीज जिससे मैं थोड़ा चौंका हूं कि तेजस्वी ने अपने एक वक्तव्य में शायद कल ही ये कहा है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। सब लोग जानते हैं कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीता तो तभी जीतेगा जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो एमवाई के अपने आधार से आगे बढ़कर भी कुछ दूसरे समाज के हिस्सों के वोट भी उसे मिलेंगे, तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। एमवाई का आधार तो उन्हें मुख्य विपक्षी दल बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बाकी तो और चाहिए चुनाव जीतने के लिए ना। पिछली बार मुझे याद पड़ता है कि 2020 के चुनाव में मतदान से कुछ पहले एबीपी चैनल ने वहाँ विधानसभा परिसर में ही एक पूरा स्टूडियो लगाया था, तो मुझे भी उसमें ले गए थे
और उसके अंदर हम लोगों ने यही सब बातें कही थी। सवाल ये है कि मुस्लिम यादव के अलावा तेजस्वी को क्या मिलेगा, मिला भी, और वो चुनाव जीतते जीतते रह गए। तो वो, लेकिन उनकी तरफ से इस प्रकार की घोषणा को मैं बहुत अच्छी रणनीतिक घोषणा नहीं मानता हूं कि हम सब सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए अभय जी, मेरी समझ तो यही कहती है कि ये जो रसाकसी है वो सीटों के अलॉटमेंट को लेकर है। वो एक प्रकार से मैसेजिंग की जाती है कि भैया आप थोड़ा मान जाओ, कांग्रेस वाले भी थोड़ा औकात में रहिए, अपने औकात के हिसाब से ही सीटों के लिए तैयार रहिए। ये एक मैसेजिंग है, लेकिन इन मैसेजेस का कोई ज्यादा कोई महत्व नहीं है। तरह तरह के बयान दिए जाते हैं और रसाकसी में अंततः मुझे लगता है कि इनका सीटों का बंटवारा ठीक ठाक हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये फिर सुइसाइड करेंगे। ये सब ये महागठबंधन का ही सुइसाइड हो जाएगा। अगर वो कहते हैं तेजस्वी यादव की वो अकेले लड़ लेंगे, तो वो आप समझ सकते हैं लड़ने के स्थिति में है क्या? क्या आप 2020 का चुनाव अकेले लड़े थे, या कौन सा चुनाव अकेले लड़े हैं? नहीं नहीं, तो बुरी वो, तरह हार जाएंगे। हाँ वही, तो फिर वो सुइसाइड ही होगा, पॉलिटिकल सुइसाइड। दूसरा, कांग्रेस पार्टी इतना भाव भंगमा बढ़ा के चढ़ा के उसके बाद जो है वो पीछे हटती है, और ये कुछ तो वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक प्रश्न जरूर है, और वो कांग्रेस के लिए शायद प्रेस्टीज, इज्जत का भी सवाल है कि भाई उनको सम्मानजनक सीटें देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और उनको वो लेके रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी चीज क्या है कि कांग्रेस की महत्ता तो इस बार चुनाव में है बिहार में, इसमें से कहीं दो राय नहीं। अगर वो युवाओं को रिझा रहे हैं, तो ये राहुल गांधी भी युवाओं को रिझा रहे हैं। कम ही रिझाएं, लेकिन रिझा तो रहे हैं। अभी तो हाइड्रोजन बम भी आना बाकी है, वो बीच चुनाव में ही आएगा लग रहा है। तो हाइड्रोजन बम में क्या है पता नहीं, क्या है देखते हैं क्या हुआ, उसका भी तो कुछ असर तो निश्चित रूप से होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की महत्ता इस बात में है कि जो कांग्रेस के पारंपरिक वोट है, और कांग्रेस का जो एक अपस्विंग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। भले वो वोट में कितना तब्दील होगा वो नहीं, लेकिन अपस्विंग लोगों के बीच है। तो क्या है कि फिर जो वर्ग है दलित वर्ग है, कम से कम दलित वर्ग में, या जो कांग्रेस के पारंपरिक वर्ग में है, ये वोट तो वो स्वतः ही महागठबंधन में जोड़ रहे हैं। और ये उनके लिए एक बार्गेनिंग पॉइंट है, क्योंकि आपने कहा कि एम वाई तो ये जोड़, एम वाई, अब एम को कैसे छोड़ दे? एम पर आप, एम जो है एकदम से आरजेडी का एकाधिकार नहीं है, उसमें अब कांग्रेस का भी एक सेंध है। तो कांग्रेस अगर मान लीजिए कि कुछ अड़ जाती है, तो एम वोट प्रभावित होगा, इसमें कहीं से दो नहीं, वो बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इसको महागठबंधन कहते हैं। तो अगर ये गठबंधन में अगर इस तरह की बातें होंगी, और अलग अलग कुछ विचार आएंगे, और अलग अलग उनके इंटरेस्ट हुए, तो इनको नुकसान हो सकता है। तो आपकी बात से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष टिकट बंटवारे का जो चरण है, इसमें दोनों ही पक्षों के में, एनडीए में और इंडिया गठबंधन में एक जद्दोजहद जारी है। देखिए, हर बार ये होता है, हर बार कोई होता है, मतलब स्वाभाविक है, गठजोड़ हाँ राजनीति का स्वभाव है ये। यहाँ तक कि जब जो पार्टी किसी गठजोड़ में नहीं लड़ रही है, उस पार्टी के भीतर बहुत जद्दोजहद होती है। जी ही, टिकट बंटवारे के सवाल पे तो भाई एक बार टिकट मिला 5 साल के लिए छुट्टी हो गई, तो जो लोगों को जो कुछ करना होता है, धरना प्रदर्शन, गाली गलौज, रोना गाना जो होता है, वो सब टिकट बंटवारे के वक्त होता ही है सबका है। वो यहाँ भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आगे होने वाला है। हम सब लोग उनके नजारे देखेंगे। लेकिन आपकी बातचीत से स्पष्ट है कि जो तूफान आया हुआ है वो दरअसल एनडीए के अंदर तूफान आया हुआ है। मांझी ने जो कहा है, चिराग पासवान जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद जो सुनिश्चित नहीं रह गया है, इन सब बातों से लगता है कि एनडीए में कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जिसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरे, चूंकि राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार से शुरू की, और बिहार ने उस वोटर अधिकार यात्रा को एक बड़ा जबरदस्त उछाल भी दिया, तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ बिहार में दांव पे लगा रखा है।
अगर बिहार चुनाव भारतीय इंडिया गठबंधन हार गया और एनडीए ने ये सब के बावजूद बिहार चुनाव जीत लिया, उनको बहुमत प्राप्त हो गया, फिर तो राहुल गांधी की जो रणनीति है, वोट चोरी वाली रणनीति है, इस रणनीति पे भी बहुत डेंट लगेगा। तो बिहार चुनाव जीतना तो इन लोगों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। और उधर अगर एनडीए एनडीए बिहार चुनाव हार गई, तो मुझे तो लगता है ये कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो रोक पाना उनके लिए, थामना मुश्किल हो जाएगा। तो बिहार चुनाव बहुत ही एक बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हुआ है, दोनों पक्षों के लिए बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना अनिवार्य है। ये एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, ये एक ऐसा बैरोमीटर बन गया है, इससे पूरे देश की राजनीति का भविष्य तय होगा। जी। जी, मैं मेरा इस पे ये कहना है कि बिहार में एनडीए अगर अभी तक जो चुनाव में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, हम्म, अगर वही आरोपों पे ही जाए तब तो फिर एनडीए ही जीतेगी। हम्म। ये एक बात ये है। मैं इसको थोड़े दूसरे ढंग से देखता हूँ अभय जी। मैं अ, अगर वो आप एनडीए एनडीए हा जीतेगी, इंडिया जीतेगी, किसके रूप में कह नहीं, रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये तो एनडीए ही जीतेगी। अगर आप वोट चोरी और वोट मैनिपुलेशन आदि, आदि, अच्छा, आदि, अच्छा। आदि, आदि का आरोप लगा रहे हैं, तब कहाँ से जीतेंगे आप? हाँ, हाँ, सही। आप तमाम कोशिश कर रहे हैं, नहीं जीतेंगे। हुँ, क्योंकि आपका तो आपने वोट के आधार, वोट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा किया हुआ है। हुँ, तो ये चुनाव वो हार जाएँ, ये तो मतलब दिमाग से ये होता है। और वो अगर हुँ, हार जाएँगे तो फिर क्या है कि हो, आप एक तरह से कहें कि ये नॉर्मैलिसी जो है पॉलिटिक्स में वापस आ जाएगी। मुद्दा ये नहीं है, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। मैं राहुल गांधी की रणनीति को देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उसको पढ़ने की। हुँ, राहुल गांधी की रणनीति साफ है कि आज की जो देश की सत्ता है, उसके विश्वसनीयता पर ही प्रहार किया जाए। और सही या गलत मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वो उसको सिर्फ बिहार से शुरू करके वो पूरे देश में ले जाएँगे। हुँ, तो ऐसे भी आप देखिए तो राहुल गांधी के लिए कोई चुनाव हारना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत चुनाव हारे हैं। वो जीतते हैं तो उसका भी कोई बहुत जश्न नहीं मनाते। लेकिन वो जब सत्ता के विश्वसनीयता को ही डिफैक्टो और डिजियोर का जो एक अंतर होता है, तो वो एक चुनौती दे रहे हैं कि भाई आपकी साख जो है, आपका जो जो करतूत है, आपका कारनामा है, आपके ज़रिए वो सब उसी को हिलाने में लगे हुए हैं। सही या गलत फिर मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये बिहार सिर्फ शुरुआत है। हम सिर्फ बिहार में एनडीए जीत जाती है, महागठबंधन जीत जाती है या हार जाती है, मैं इसको वहाँ से वहाँ राजनीति को वहाँ पर एंड नहीं देखता हूँ, मैं उसको शुरुआत देखता हूँ। वाह! बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोगों ने बहुत उम्दा चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपकी व्याख्याएँ सामने आईं और मुझे लगता है कि अभी ये तो शुरुआत है बिहार में चुनावी राजनीति की। जल्दी ही अब तेज़ी के साथ में घटनाक्रम आगे बढ़ेगा और हर दिन कुछ नई बातें सामने आएँगी और हम लोग बीच-बीच में लगातार इन बातों के ऊपर गौर मिलकर चर्चा करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी।